इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि ये आरोप दुर्भावनापूर्ण है। ये अडानी ग्रुप की तरफ से ऑफिशियल बयान सामने आ गया है। रिपोर्ट तथ्यों और कानून से परे है। हम आरोपों को खारिज करते हैं। अडानी ग्रुप ने कहा कि ये पहले लगाए गए आरोपों का ही फिर से दोहराव है। हमारा विदेशी निवेश पूरी तरीके से पारदर्शी है। यानी कि जो बात सेबी चीफ कह रही है, अडानी ग्रुप की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो बयान सामने आया है, इसमें अडानी ग्रुप ने यही कहा है कि यह रिपोर्ट तथ्यों और कानून से परे है। मैं महेश चौहान जी आपके पास आ रहा हूं। यानी कि जिस रिपोर्ट पर खुद हिंडनबर्ग पूरी तरीके से दावा नहीं कर रहा है, उसको क्या आंख मूंद कर सच मान लेना चाहिए? देखिए, इधर इस चर्चा में अभी तीन बातें सामने आई। पहली बात, हिंडनबर्ग ने जो अदानी पर आरोप किया है वो आरोप, उसकी दूसरी बात, जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हमारे खिलाफ साजिश रच रही है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, हिंडनबर्ग के खुद के रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि हमारा उस पर, हिंडनबर्ग का ही उस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये तीनों बातों की जांच होनी चाहिए। पहली बात, अगर जॉइंट जेपीसी के तरह अनुसार अगर इस रिपोर्ट में कुछ तथ्य नहीं है तो हिंडनबर्ग के खिलाफ, या जो भी दोषी पाएंगे, अगर इस रिपोर्ट में तथ्य है तो जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ये बात गलत है तो अगर अंतरराष्ट्रीय शक्तियां ये साजिश कर रही है भारत के खिलाफ, तो उनकी जांच होनी चाहिए और जो शक्तियां हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और वो जनता के सामने लाना चाहिए। तीसरी बात, अगर हिंडनबर्ग में खुद के रिपोर्ट में ये रखा है कि हम जो बोल रहे वो हम ही सही नहीं मान रहे, तो वो जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी सच है जनता के सामने आना चाहिए। ठीक है। मैं योगेंद्र सर आपके पास आ रहा हूं। क्या मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए वाकई में कोई प्रोपेगेंडा चलता और उसका असर भी होता है? आप बेहतर समझा पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो फ्रेश फाइंडिंग्स आई हैं उस पर हमें कंक्लूजन्स पे जंप जो है वो नहीं रीच करना चाहिए इस स्टेज पे। इसका मतलब यह है कि ना तो हमें उसे कम्प्लीटली रबिश करना है और ना ही उसे कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना है। इस टाइम गवर्नमेंट का जो रोल है वो सबसे सेंट्रल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी भी ऐसी पावर्स हैं, उनके पास ऐसे ऑफिशियल्स हैं एसएफआईओ के अंदर जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन प्रिवेल करती है या नहीं। अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन प्रिवेल करती है तो आई एम ऑफ द बिलीफ कि फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का संगठन होना बहुत जरूरी हो जाएगा। दिस इज माई सजेशन। तो क्या आपको लग रहा है कि सेबी की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं? मार्केट रेगुलेटर एब्सोल्युटली। देखिए, यहां पर हमारे को एब्सोल्युटली, देखिए, हम सबको ये समझना है कि जब एलिगेशंस सेबी के ही चीफ के ऊपर अगर कहे जा रहे हैं तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें एक हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है उसको एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, इस पर बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुनिए। को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी, और ये मैं इसलिए देश के प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और साथ हमारे सहयोगी तरुण भी इस पर जुड़ चुके हैं। तरुण, हालांकि सेबी चीफ की तरफ से कहा गया है कि हमारा जीवन तो खुली किताब की तरह है, हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अगर कोई देखना चाहे तो वो भी हम झिझकेंगे नहीं, सब कुछ सामने रख देंगे। लेकिन सवाल है कि क्या इसको लेकर आपको लग रहा है कि कोई एक्शन लिया जा सकता है सरकार की तरफ से?
देखिए, अभी काफ़ी जल्दबाजी होगा इस सवाल का जवाब देना, लेकिन हाँ, जो दो बातें हैं आपके सवाल में। एक कि जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि जब वो सेबी होल टाइम मेंबर बनी थी तब भी उन्होंने डिस्क्लोजर्स दिए होंगे, और जब सेबी चेयरपर्सन बनी तब भी उन्होंने डिस्क्लोजर्स दिए होंगे। अब दूसरा ये है कि जो डिस्क्लोजर्स थे वो एप्रोप्रिएट थे नहीं थे, जो हिंडनबर्ग ने जो सवाल उठाए हैं क्या वो पूरी तरीके से जस्टिफाई करते हैं उनके डिस्क्लोजर्स, ये देखने की बात होगी। और रही बात क्या सरकार इस पे कोई फैसला ले सकती है, सरकार बिल्कुल हरकत में है। सरकार जो वित्त मंत्रालय है वो बिल्कुल टच में है सेबी के, और ये कहें कि वो हर मूव को देख रहा है। उनकी स्टेटमेंट को भी उन्होंने रीड किया है जो सेबी चेयरपर्सन ने दी है, लेकिन ये अभी काफी जल्दबाजी होगा कि कहना कि क्या सरकार इस पे कोई एक्शन लेगी या नहीं, ये कह पाना अभी काफी मुश्किल है। लेकिन सरकार या ये कहें कि वित्त मंत्रालय जो है वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर हरकत में। ठीक है कपिश जी, आपने भी सुधांशु त्रिवेदी का बयान सुना। उन्होंने कहा कि बजट सेशन हो, पार्लियामेंट का कोई सेशन हो, यहां कोई आंदोलन चल रहा हो, ठीक उसके पहले एक विदेश से रिपोर्ट आ जाती है और उसके बाद बवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि सब कुछ ये सोची समझी साजिश के तहत और विदेशी साजिश, ये इशारा कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु जी को सोचना चाहिए कि 365 दिन में कम से कम 120 दिन की संसद सत्र चलती है, और इंडिया में कहीं ना कहीं इलेक्शन हमेशा लगा रहता है। इसकी बचत आप क्यों लेना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि वो गलत आरोप है, लेकिन एक जेपीसी कमेटी की जांच क्यों नहीं कराना चाहते हैं? इससे क्यों भाग रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर भारत के साथ कोई साजिश किया जा रहा है तो भी विपक्ष आपके साथ खड़ा है, लेकिन एक जेपीसी कमेटी की जांच तो करा लो भैया। आखिर क्यों भाग रहे हो? आपने बोफोर्स पे मांग की थी, बोफोर्स पे जेपीसी कमेटी बैठी थी। जिस चीज पे आपने मांग की, हम लोगों ने उस समय उसको यूपीए सरकार ने और जो हमारी समर्थित थी सबने माना और किया। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जेपीसी से भाजपा क्यों भागना चाहती है, सरकार क्यों भागना चाहती है? ठीक है, अगर किसी में कोई दोष नहीं है तो जेपीसी जबरदस्ती तो नहीं निकाल देगा। कपिश जी का कहना है कि चलिए मान लिया कि वो रिपोर्ट गलत ही है, लेकिन सच सामने लाने के लिए जेपीसी गठित कर दीजिए। आपके मेंबर भी रहेंगे, अपोजिशन के भी मेंबर्स रहेंगे, क्या दिक्कत है? इसीलिए मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए प्रत्युष जी। आप समझिए कि ये विपक्ष का एक तरह से पूरा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस तरह का काम हो रहा है। अगर कोई गंभीर बात होगी, निश्चित तौर पर सरकार ध्यान रख रही है। अगर गंभीरता रहेगी तो जेपीसी का गठन भी होगा। देश सबका है, जेपीसी से कोई नहीं भागता, लेकिन हर एक साल अखबारों में ये लोग डालते हैं और उसके बाद किसान आंदोलन भी गंभीर नहीं। गंभीर आप किसको मानते हैं? ये इनसे पूछ लीजिए प्रत्युष भाई कि ये गंभीर किसे मानते हैं? हिंडनबर्ग को मानते नहीं है, पेगासस पे मानते नहीं है, किसानों के आंदोलन पे मानते नहीं है, टूल किट बनाना जानते हैं। ये टूल किट हर चीज का बना करके खड़ा कर देते हैं। जवाब तो देने दीजिए। ठीक है कपिश जी जवाब तो देने दीजिए। हाँ धीरेन्द्र जी। कपिश जी, आप भारत के अखबार को मानते नहीं है, देश के मीडिया को आपके और आपके नेता कहते हैं गोदी मीडिया, यहाँ के संस्थाओं को आप मानते नहीं। देश की 116वें पोजीशन पे देश की मीडिया खड़ी है। पूरे विश्व में 116वें पोजीशन पे देश की मीडिया खड़ी है। ये मीडिया के ऊपर पूरे विश्व के अंदर लगा हुआ है। कपिश जी जवाब तो ले लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आनंद विजय सर आपके पास आ रहा हूं। धीरेन्द्र जी आपने जवाब पूछिए नहीं कि जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं। केवल एक पहले आपने जो कहा उसका जवाब, और जेपीसी की बात पर भी मैं पाकिस्तान की जेपीसी। अरे जेपीसी पर जवाब तो ले लीजिए कपिश जी। जेपीसी आपने सवाल किया ना कि जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जेपीसी बनवाना चाहते हैं कि नहीं। हाँ धीरेन्द्र जी बताइए। यही है कि ये सुनना नहीं चाहते हैं, आरोप लगा के वो सब समझना नहीं चाहते हैं। प्रत्युष जी ये अभी कहा कि एंडरसन और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आप कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एक बताइए कि देश के अपने देशवासियों पर, अपने देश की संस्थाओं पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर इनको भरोसा नहीं है, अपने जांच एजेंसियों पर इनको भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जेल भेज दिए। इसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री को आपने दिल्ली के जेल भेज दिया।
आपने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल भेज दिया, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर फर्जी आरोप लगा के जेल भेज दिया, और आप लोग जेल नहीं भेज रहे। हम तो केवल जेपीसी की मांग कर रहे हैं। ये क्या पाकिस्तान के मुख्यमंत्री थे क्या केजरीवाल साहब या शिबू सोरेन साहब पाकिस्तान के थे? क्यों जेल भेजा? आप बताओ मुझे। जेपीसी की मांग से भाग रहे हो। भ्रष्टाचार का आरोप। अनंत विजय सर, अनंत विजय सर, इतिहास गवाह है कि जिस मसले को लेकर जेपीसी गठन की मांग उठी है, प्रधानमंत्री और उस दौरान हमने देखा है कि सत्र में कितना हंगामा हुआ। कई सत्र तो यूं ही निकल गया जेपीसी गठन की मांग को लेकर। तो क्या यह मुद्दा जानबूझकर ऐसा छोड़ा गया है? भाई ये तो स्पष्ट है। अभी कपीस जी कह रहे थे बोफोर्स के समय हमने जेपीसी की मांग कर ली। अरे भाई साहब कपीस जी, थोड़ा सेंस ऑफ हिस्ट्री तो रखिए। नेताजी उस समय किस पक्ष में थे ये भी ध्यान रखिए। 1984 में नेताजी के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां किसने चलाई थी रैली के बाद, जब वो संयुक्त मोर्चा की रैली से लौट रहे थे? ये सब चीजें याद रखिए। आज कांग्रेस की भक्ति आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पर सेंस ऑफ हिस्ट्री को मत भूलिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की भक्ति मत कीजिए। आप तो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आप तो वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे बैठे हुए हैं, पर्सन बने हुए हैं। इतने बड़े आरोपों पर आप जांच से भाग रहे हैं। आप किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं? येलो जर्नलिज्म पत्रकारों की देन है। येलो जर्नलिज्म आप जैसे पत्रकारों की देन है, जिनके जी पक्षपात के कारण ही आज। अरे भैया कपिल जी, कपिल जी अपनी बारी में बोलिएगा। कपिल जी लगातार आप ही बोलते जाएंगे तो फिर बाकी किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। अनंत विजय सर। हाँ। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि नॉन स्टॉप श्रीवास्तव जी को थोड़ा रोकिए भाई, आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे पत्रकारिता का सर्टिफिकेट इन जैसे नेताओं से नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जेपीसी की मांग सिर्फ आज तक उठा के देख लीजिए, जेपीसी की जितनी भी जांच हुई है सिवाय वेस्टेज ऑफ टाइम के उसमें हुआ क्या है? उससे रोज बैठक होती है, रोज उससे निकल के लोग बयानबाजी करते हैं, उससे राजनीति होती है, उससे चुनाव लड़े जाते हैं। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि जेपीसी पर जितना धन खर्च होता है, जितना समय जाता है और जितना पार्लियामेंट के सदस्यों का कीमती समय जाता है, उसका नतीजा क्या निकलता है? मैं जेपीसी की मांग कर रहे हैं, उसको जायज या नाजायज ठहराने का मेरा वो कुछ नहीं है। जो इन लोगों की इच्छा हो, राजनीतिक दल है, वो करेंगे। मैं सिर्फ इतना सबमिशन आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि हमें जेपीसी के परिणामों की एक आकलन करना चाहिए। इसीलिए मैंने जेपीसी पर आपसे सवाल लिया था सर। योगेंद्र सर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? योगेंद्र सर। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें एक चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि इंडिया की जो कैपिटल मार्केट्स हैं या स्टॉक मार्केट सिस्टम जो है हमारा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहा है इंडियन इकोनॉमी का पिछले 10 इयर्स के अंदर। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, अगर हम अपनी कंट्री को टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन और टुवर्ड्स अ सुपर पावर अगर बनाना चाह रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज जो एक सिचुएशन एमर्ज हो रही है कि हमें इस सिस्टम को अबव सस्पिशन रखना है इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को टाइमली इंटरवीन करके और इस इशू को एड्रेस करना चाहिए कि इसमें कहीं पे भी अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन दिखती है तो उसको सीरियसली एड्रेस करना है, जिससे कि लोगों का जो विश्वास है वो हमारे सिस्टम पे बना रहे। लेकिन योगेंद्र सर, ये भी तो सच है कि एक र्यूमर, एक अफवाह, पता नहीं आरोप में कितना दम है कितना नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग खुद अपनी रिपोर्ट में वो खुद ये कह रहे हैं कि ये कितना सच है इसका दावा हम नहीं कर सकते। तो क्या एक अफवाह, एक आरोप जो सच है या नहीं पता नहीं, उससे आपको नहीं लगता कि कई बार टॉप 3 कंपनी 30 से भी बाहर हो जाती है लिस्ट से? शेयर यूं धड़ाम होता है सर। देखिए हमें यह भी समझना है कि हिंडनबर्ग जो है, उनकी जो एलिगेशंस रहे हैं वो पिछले हम 2 साल के अंदर ओवरऑल पूरा कंट्री भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसमें मैं ये कहता हूं कि ये एक सिचुएशन ऐसी है कि इसमें गवर्नमेंट को क्लियरली इन्वेस्टिगेट करके और उल्टा अगर कोई भी आपके स्टॉक मार्केट सिस्टम को क्रिपल करने में विश्वास रखते हैं तो उसको जो एक्सपोज करना चाहिए। ठीक है अनंत विजय सर, 10 सेकंड अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। उनका भी नाम आया, उसका इन्वेस्टमेंट के बारे में आपकी क्या राय है सर? योगेंद्र सर, आप ही से सवाल था। सॉरी,
आनंद विजय सर ने सवाल पूछा, एक बार दोहरा दीजिए आनंद विजय सर सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि योगेंद्र सर, इसमें ना ब्लैक स्टोन कंपनी का भी नाम आया और जो सेबी के चेयरमैन है उनके हस्बैंड का भी उसमें नाम है, तो ये ब्लैक स्टोन क्या भला है सर? नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि हिंडनबर्ग ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं और जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं अपनी रिपोर्ट में, गवर्नमेंट का काम है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना कि जो ऑफशोर फंड्स हैं उसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है। क्योंकि देखिए एक चीज को हमें क्लियरली समझना है कि इवन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को पहले एड्रेस किया था, उन्होंने ये पूरी अपनी जो दायरा है वो उन्होंने सेबी के ऊपर छोड़ दिया था कि इसके टेक्निकलिटीज जो ऑफशोर फंड्स के दायरा सेबी का है, तो उनके ऊपर छोड़ा गया था ये मैटर कि उनको फर्दर ये देखना है कि इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है या नहीं। माय पॉइंट इज कि इसमें बहुत जरूरी है कि वंस फॉर ऑल जो है ये इश्यूज एड्रेस होने चाहिए और जो ट्रांसपेरेंसी है उसके अंडर जो है जो पोजीशन है वो सामने क्लियरली दिखनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।